हो गया। चलिए कल का होमवर्क था हम लोग का, मैंने आज का लॉर्ड लिटन जो कहाँ से था, लॉर्ड लॉरेंस तक, एल्गिन द्वितीय तक, एल्गिन द्वितीय तक। बताइए लॉर्ड लिटन का कार्यकाल, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880। नॉर्थ बुकवा के था 72 से 76। हाँ, यही नॉर्थ बुक के शासनकाल में कोची कोची हुआ था, कुक्का आंदोलन हुआ था। कुक्का आंदोलन पंजाब में, कुक्का आंदोलन पंजाब में। और इसके लिए एक घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य है कि जो अनावश्यक टैक्स जो भारतीयों पर लगाया गया ना, उसको हटाना हमको मेरा कर्तव्य है। ये कौन बोला था, नॉर्थ बुक बोला था, नॉर्थ बुक। चलिए आते हैं, इसी के समय में स्वेज नहर खोला था। स्वेज नहर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ था खुलने के बाद। तो नॉर्थ बुक के कार्यकाल 1872 से 1872 से 76। 8 साल सीधे बढ़ा दी तो तुम। नॉर्थ बुक के कार्यकाल 1872 से 1800। एक बाद आता है लॉर्ड लिटन 1876 से 80। इसके शासनकाल में इसे कहा जाता है ओवेन मेरिडिथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछल है, एक बार नहीं बहुत बार, कि ओवेन मेरिडिथ के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। तो लॉर्ड लिटन को कारण था कि यह निबंध भी लिखता था, उपन्यास भी लिखता था, साहित्यकार भी था, बहुत तरह था। ओवेन मेरिडिथ, ओवेन मेरिडिथ। तो पूछता है कि ओवेन मेरिडिथ किसका उपनाम है, लॉर्ड लिटन। इसी के समय में मद्रास, बम्बई और बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। बताइए कि और इसी के बीच में हुआ था जब अकाल पड़ा था, तो इसी के समय में अकाल आयोग का गठन हुआ था। तो बताइए कि अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में, वो तो गवर्नर जनरल था ना, अध्यक्ष को अलग होता है ना। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया जाता है। अकाल आयोग का गठन 1878। अकाल देखिए कई तरह का हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए बारिश होबे नहीं किया कटो, हाँ, कृषि क्षेत्र में, तो क्या कहते हैं 1878 में एक और घटना घटा, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसमें क्या था, हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त नहीं किया गया था। भारतीय जो भाषा में जो लिख रहा था ना, जो हिंदी भाषा में, उस पर बैन लगाने के लिए कारण था ना, ये सब तो भारतीय हिंदी पढ़ लेता था, अंग्रेजों, हाँ ना, अमृत बाजार पर रखिए, हाँ। तो क्या हुआ था कि जब लिख देता था अंग्रेजों जो करता था तो सब लिख देता था हिंदी में, तो भारतीय पढ़ लेता था, अपना विरोध करने लगता था, इसलिए कहा कि रुक, अंग्रेज के खिलाफ बोला कि ना बैन। हाँ, तो हिंदी में जो भी लमसलम जो रहता था उस सबको बैन करवा दिया था। अगर छापना है ना तो इंग्लिश में छापो, इंग्लिश में छापो, कोई दिक्कत नहीं है। बरखुश तो 1-8% मिलेगा पढ़े वाला, वो महाराजा राजा जो सपोर्टे में होकर कला वह विरोध करेगा। चलिए आगे थे। इसी के समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। कब, 1877 में, 1 जनवरी 1800। हाँ, सामग्री अलग है, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। हाँ, राष्ट्रीय सामग्री बोलेगा तो 76 में दिखाया गया, भारत की सामग्री घोषित किया गया है 76 में, मगर बोलेगा कि कैसर ए हिंद की उपाधि की कब दिया गया, तो 1877 में विक्टोरिया को। ये तो अभी वार्नाक्यूलर पेक्ट बताएं दिए, यही में था। पनियार अखबार ने वार्नाक्यूलर पेक्ट का समर्थन किया था। यही एक था ना, पनियार है जो क्या किया था कि नहीं सही बात है, उसका मतलब अंग्रेजों की तरफ से बोला था। तो कौन सा समाचार पत्र जो है वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सही ठहराया था, पनियार। कौन, पायनियर है, पानियर ना, पायनियर, पायनियर। इसी के समय में जो सिविल सेवा का उम्र था उसको घटा दिया गया था, 21 से 19 कर दिया था, 21 से 19। तो लॉर्ड लिटन के समय घटाया गया
और फिर आता है रिपनवा, वो फिर बढ़ा देता है 21 वही 19 से 21 कर देता है। अभी के तो खैर ध्यान में नहीं है। बताइएगा कि सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु कितनी निर्धारित की गई थी 1857 में? 23 साल। 1857 में 23 साल निर्धारित किया गया था। उसके बाद 1859 में सीमा को घटाकर 22 साल और 1866 में आ गया 21 साल। 57 मैंने 2 साल के बाद घटा दिया 1 साल, और फिर ये घटाया आपकी 1 साल और घटा दिया तो गया 21 साल। 23 साल, 22 साल और 21 साल। 1857, 1859, 1866। बताना कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम महाविद्यालय थी। कौन सा मुस्लिम महाविद्यालय की स्थापना किया था लिट्टन ने? मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने। कहाँ पे? अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में। तो इसके शासनकाल बताइएगा कब से कब तक? 76 इसका उपनाम ओवेन मेरिडिथ। इसका उपनाम ओवेन मेरिडिथ। महारानी विक्टोरिया को कब कैसरी उपाधि दिया गया? 1 जनवरी 1877 को। सामग्री कब घोषित किया गया था? 1 साल पहले 1876 में। 1878 में कौन सा घटना घटता है? वार्ना क्यूलर प्रेस एक्ट। और 78 में ही इसका समर्थन कौन करता है? पायनियर। किसने किया था? पायनियर। अकाल आयोग का गठन हुआ था कब? 1878 में। किसकी अध्यक्षता में? अस्ट्रेची, रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में क्या होता है? प्रथम अकाल आयोग का गठन होता है। चलिए वो अलग है, प्रथम नहीं होगा तो ये। चलिए तब लॉर्ड रिपन, लिट्टन के बाद 1880 से 1884। बताइए इसके समय प्रधानमंत्री कौन था? इस समय ग्लैड स्टोन। इस समय हाँ ताऊ का यहाँ के प्रधानमंत्री। तो इस समय रिपन के समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैड स्टोन। इसी से परामर्श लेकर समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए कब वार्ना क्यूलर प्रेस को समाप्त कर देता है? 1882। ठीक है, 4 साल बाद लागू होता है 1878 में। और 4 साल बाद क्या करता है? किस प्रधानमंत्री से सलाह लेके? तो ग्लैड स्टोन से सलाह लेके किसने? तो लॉर्ड रिपन ने क्या करता है? बहाल कर देता, मतलब जो प्रतिबंध लगाया गया था ना उसको समाप्त कर देता है। हाँ, इसी के समय में जो अभी तो हो गया सिविल सेवा की उम्र जो है 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया था। स्थानीय शासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक और नागरिक कुछ बोलते हैं। हाँ, नागरिक सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। नागरिक सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। हाँ, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। प्रथम कारखाना अधिनियम के वो कारखाना अधिनियम हुआ? 3 गो फेमस है। कब? 1911। हाँ ठीक है, 1881 में 10 साल बाद 91 में 1891 और फिर 20 साल बढ़ जाना है 1911 में। पहला तक बच्ची बच्चों के लिए, दूसरा माँ के लिए और तीसरा पापा के लिए। बच्चा है, बच्चा के मम्मी है, उसके बाद पापा है। मतलब पहला बच्चा के लिए कानून बनाया गया था, फिर महिलाओं के लिए और फिर पुरुषों के लिए बनाया गया था। 10 साल और 20 साल। अब प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में? 1881 में लॉर्ड रिपन के। अब पहली बार नियम बनाया गया कि अब हर 10 साल पर क्या होगा? नियमित जनगणना होगा। इसी के समय में ऐसे जनगणना की शुरुआत हो गया था 72 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में जो भारत में पहला जो है जिसको मार दिया गया है। हाँ, चाहे शेर अफगान नाम का कोई व्यक्ति था, वो मार देता है।
कौन यूसुफ अफगानी कुछ हाँ कुछ है। वही खाली 72 में सब जितना काम किया था सब। हाँ 72 मेयो कॉलेज की स्थापना मर भी गया मेयोती में। एगो कृषि के लिए कृषि सिंचाई के आयोग की स्थापना करता, कृषि आयोग की स्थापना करता है, सब तीनों 72 में कॉलेज की स्थापना भी करता है अजमेर में। बताइए कि इसमें जो है ना बच्चों के लिए कितने घंटे कितना साल से कम वाले बच्चों को काम करने पर बैन लगाया था ये? 7 साल से कम। इसने जो बच्चा पर पहली बार जो बैन लगाया था प्रथम कारखाना अधिनियम में ना, उसमें 7 साल से कम अगर कोई काम करता है उस पर कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। 7 साल से अधिक पर कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे निर्धारित किया गया था। 7 से 12 और जो 7 साल से लेकर 12 साल उसके लिए कितना घंटा? मगर चाय और नील की खेती में ये पाबंदी नहीं था। कितनों में घंटा करवा सकते हैं? चाय था ना, चाय कॉफ़ी और नील की खेती में कोई पाबंदी नहीं था। इसमें आप कितना भी घंटा आप करवा सकते हैं। एक बार ज़्यादा शिक्षा से संबंधित एक गठन करवाया था, कोई कमेटी का समिति था। हाँ हंटर कमेटी का गठन, हंटर आयोग बोला, कमेटी सब एक बोलता है। हंटर कमेटी का गठन हुआ था 1882 में। पूछता है किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से। 1854 में डलहौजी के शासनकाल में। बताइए कि श्वेत विद्रोह हुआ था, बताएं आप लोग को। लॉर्ड रिपन के साथ हाँ एक ही शासनकाल में हुआ था। किसको था? कोची 1883 में शुरू हुआ था, जिसको एक और नाम से जानते हैं, इनमुआ बोलेंगे तो याद आ जाएगा, इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक कोई क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह कहते हैं। कारण क्या था कि मांग किया था भारतीयों ने कि भारतीय जो भी अगर जाता है जेल में तो उसको उसकी सुनवाई जो है भारतीय जज द्वारा किया जाए। तो उसमें कोई एक था इल्बर्ट नाम का व्यक्ति था, वो क्या किया था कि इसका समर्थन कर दिया था कि नहीं ऐसा होना चाहिए। उसको हटा देता है और पूरा अंग्रेज क्या हो जाता है, एक तरफा हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद समाप्त कर देता है। तो पूरा तो गोरा आदमी हल था उस समय मजबूत, तो उसने सभी इसको दबा दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है श्वेत विद्रोह। क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह। इल्बर्ट विद्रोह के किस समझ जानते हैं? श्वेत विद्रोह को। ऐसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं किसको? साइमन कमीशन कहा जाता है, क्या कि सातों के सातों कौची था? गोरे लोग, अंग्रेजों था, इसीलिए इसको कहा जाता है व्हाइट मैन कमीशन। मगर श्वेत विद्रोह अलग है, व्हाइट मैन कमीशन अलग है। बना था 27 में, भारत आया था 28 में, 3 फरवरी 1928 को। वहाँ पर हमारा नहीं है। चलिए हो गया। अब आगे ये तो हो गया कि इल्बर्ट विधेयक या सोवियत विद्रोह कब हुआ था? तो 1883 में। 1801 से पहले हो गया था हंटर कमीशन का गठन हुआ था 1882 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी 1882 में। 1881 में क्या हुआ था? प्रथम कारखाना अधिनियम बना था 1881 में, जिकरा में 7 साल से कम वाले बच्चे को करवाना नहीं है, मगर 7 से जो 12 साल है उस पर 9 घंटा दिया गया था। लेकिन 3 गो खेती था, चाय कॉफ़ी और नील की खेती में कोई पाबंदी नहीं था। चाय में 1882 में 81 में एक और होगा, वो अथिया था जनगणना, नियमित जनगणना। 10 साल पर नियमित जनगणना की शुरुआत था, जिकरा में हैदराबाद आयुवाओं के करा ना 2000 राजपूताना को, हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था। हैदराबाद और राजपूताना को इसमें नहीं जोड़ा गया था। हाँ नहीं अति किया गया था, मतलब शामिल ही नहीं किया था, काउंटिंग होवे नहीं किया था दोनों के। क्या उस समय वहाँ पर पूरा तो मुस्लिम था, अपना क्षेत्र में नहीं गया। अभी भी पाकिस्तान में पोलियो नहीं पीने देता है, पोलियो टीका कहता है कि 2 बूंद पिएंगे तो 2 बच्चा जन्म लेगा, इसलिए कहता है कि नहीं ये सब हमको में हमारे धर्म में नहीं है। अब आते हैं भारत का उद्धारक किसे कहा गया है? किसने कहा था रिपन को कि भारत का उद्धारक है? हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस तो क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस एक जगह है इटली में,
कहाँ पे? इटली में। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था फ्लोरेंस शहर से। फ्लोरेंस नदी है सर, फ्लोरेंस शहर है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं कहाँ तक था? अच्छा ये पूरा था ना। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, 4 साल याद रखिएगा। कहाँ से? 72 से 76, 76 से 80, 80 से 84, 84 से 88। तो पहला था नॉर्थ बुकवा था 72 से 76, लॉर्ड लिट्टन था 76 से 80, लॉर्ड रिपन हो गया 1880 से 84। अब आ गया 1884 से 88 लॉर्ड डफरिन। बोले कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय मेंबर की संख्या कितनी थी? 72। बैठक पहली बार कहाँ होता है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? मुंबई में। किस कॉलेज में? तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। जब यह बैठक हुआ था तो उसमें कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। बताइएगा कि कांग्रेस का जो पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, उसको पहले क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसको नाम बदल के दादा भाई नौरोजी क्या कर देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कभी कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम जो दिया गया है किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। हाँ 88। उसके बाद बनते हैं विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन 2 बार, एक बार 90 में नहीं थी 89 में और एक बार 1910 में। ऐसे 3-4 गो बनते हैं। महिला के गो बनता है? 3 गो। सब 18 साल पे स्टार्ट कीजिए। पहला कहाँ बनते हैं? कोलकाता 17 में। 8 साल जोड़ते जाइए 25 में और फिर 8 साल जोड़िए 33 में। 1917 में, 1925 में, 1933 में। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। चलिए आगे 30 में। तो डफरी के समय क्या हुआ था भाई? तो भारत में किसको मिला लिया गया था? तो इसमें तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो बोलेगा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के काल में। कब हुआ था? तो 1885 से 88 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इसी के समय में एक्ट हुआ था बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट। 3 गो। बंगाल, पंजाब, अवध और पंजाब। बंगाल, अवध और पंजाब। 3 गो टेनेसी एक्ट जो है किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सा? स्थापना कांग्रेस पार्टी का स्थापना। कब? डेट के साथ 28 दिसंबर 1800। संस्थापक कौन? A.O. ह्यूम। इनका उपनाम जानते क्या कहते हैं? हाँ, हर्मिट ऑफ शिमला या हिंदी में शिमला का संत। ये कोची थे? भारतीय थे या विदेशी थे? अंग्रेज थे। वो रिटायरमेंट थे, रिटायर थे जति से ना से सिविल सेवा से। अच्छा हो सकता है, ध्यान नहीं। सिविल सेवा से रिटायर अधिकारी थे। वो शिमला में क्या गए? बस गए। क्या हो गया? बस गए। अब आते हैं डफरिन के बाद लैंसडाउन। डफरिन के बाद लैंसडाउन। इसका कार्यकाल भी 6 साल। कितना? 6 साल। 1888 से 1894। लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894। 1888 से 94। हाँ, इसके समय में क्या हुआ था भाई? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। कौन सा? डूरंड रेखा, जो भी वर्तमान में किसके बीच में है? हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके समय दूसरा कारखाना अधिनियम 1891, जिसमें
महिलाओं को गति घंटे कितना घंटा 11 घंटा। बच्चा के था कितना घंटा 9 घंटा। बच्चा के महिला के 11 घंटा। महिला के 11 घंटा। और एक बात यह था कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था किया था। सप्ताह में एक दिन छुट्टी। 3 को याद रखना है। तीसरा अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा डोरंड। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में, और इसमें महिलाओं को 11 घंटा काम करने के लिए बताया गया। और तीसरा इनको महिलाओं को सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था किया था। किसने? तो लैंसडाउन ने। लैंसडाउन, हाँ, महिलाओं को छुट्टी। अब आते हैं लास्ट आज का होमवर्क का एल्गिन द्वितीय। इसका कार्यकाल 94 से कितना था 99। 94 से 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया है, गुलाम बनाया गया है और जीता भी जाएगा तलवार के बल पे ना। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, तलवार के बल पर इसका क्या किया जाएगा? रक्षा। किसका कथन है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हाँ, द्वितीय। चलिए कल का हम एक बार पीछे से चलाते हैं। नॉर्थ बुक का कार्यकाल 72 से 76। इसके समय में क्या हुआ था भाई? तो इसी में कहा था कि मेरा उद्देश्य है कि भारत में अनावश्यक करों को क्या करना? हटा देना। किसने कहा था? नॉर्थ बुक। इसी के समय में कौन सा नहर खुला था? स्वेज नहर। किसके बीच में है स्वेज नहर? अफ्रीका और यूरोप के बीच में अलग करता है, और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता भी है। चलिए अब आते हैं, इसके बाद कौन आता है? लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो 1881 में, ना 81 में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 में महारानी विक्टोरिया को महारानी घोषित किया गया। केसर हिंद की उपाधि दिया गया 78 में। एक साल पहले सामग्री घोषित कर दिया गया था 77 में। हाँ, उल्टा 76 में सामग्री घोषित किया गया। 77 में केसर हिंद की उपाधि दिया गया। 78 में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ और इसको समर्थन दे दिया था पैनियार 1878 में, जो अखबार न्यूज था पैनियार। 19 इसी के शासनकाल में होता है एगो और आर्म्स एक्ट, इसमें नहीं दिया हुआ। आर्म्स एक्ट 1879 में। आर्म्स एक्ट 1879 में, मतलब आप, हाँ, जिस उसमें क्या हुआ ना कि भारतीयों के पास आ गया था बंदूक, वो जिन्ने मन कर रहा था उन्हें अंग्रेजों ने टपका दे रहा था। तब पता था कि इतना हाई क्वालिटी के भाई बंदूक कहाँ से आ जा रहा है। तो उसने कहा कि अगर कोई भारतीय के पास अगर हथियार मिल जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई लाइसेंस रख ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो लाइसेंस करने के लिए तब उतना पैसा था ही नहीं कि वो लाइसेंस रखेगा, इसलिए तो बैन लगाने के लिए ये मैं 1879 वाला तो नहीं दिले में न दिले, बट 79 में हुआ था। आर्म्स एक्ट 1879 में हुआ था। चलिए इसके बाद आया लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। एक समय प्रथम कारखाना अधिनियम, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, हंटर कमेटी का गठन 1882 में ही। 1883 में इल्बर्ट विधेयक, जिसको हम श्वेत विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, और 1884 में का शासनकाल समाप्त हो जाता है। आता है कौन? डफरिन 1884 से 1888। इसके से महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना। ऐसे मैंने कर एक यही हो याद देता है। हाँ, ये संस्थापक था। प्रथम अध्ययन था WC बनर्जी। प्रथम माने यह इस दिमाग का उपज था डफरिन का। महासचिव बनाया गया फिर ए ह्यूमो को। हाँ, 1885 में 28 दिसंबर 1885 में। चलिए रिपन के शासनकाल में हुआ था, हो गया। एक समय नियमित जनगणना भी हो गया था, जिकरा में 2 को नहीं शामिल हुआ था। कौन? हैदराबाद और राजपूताना। हैदराबाद और राजपूताना को शामिल नहीं किया गया था। जिसमें प्रथम कारखाना अधिनियम में 7 घंटा बच्चों के लिए, 9 घंटा के लिए, 9 घंटा नहीं 9 घंटा था। 7 से 12 घंटा काम करेगा, 12 साल की उम्र के काम करेगा 9 घंटा के लिए। हाँ, और ऐसे 3 चीज में
नहीं था, चाय, नील और कॉफ़ी में, चाय, नील और कॉफ़ी में। 9 घंटा से जितना भी करवा सकते 9 से अब आते हैं, इसी को खुश होकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था रिपन को, लॉर्ड रिपन। डफरिन हो गया, लैंसडाउन 1888 से 94, डुरंड रेखा का निर्धारण, और दूसरा कारखाना अधिनियम जिसमें महिला से संबंधित है 11 घंटा काम करवाना। लॉर्ड, हाँ, एक रविवार की छुट्टी भी दिया गया था। नहीं तो एक दिन सप्ताह में एक दिन छुट्टी की, वो तो खाली बोला था कि 1843 में रविवार की छुट्टी स्पेशल बनाया गया था। अभी सप्ताह में दिया तो कोई जरूरी नहीं कि वो भी हो सकता है, नहीं तो कोई और भी दिन हो सकता है। चलिए आगे। हाँ हाँ, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब? 1894 से 1899। एक मुख्य कथन कौची था कि भारत को तलवार के बदल पर विजित किया गया है और इसको रक्षा भी किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग, कल का होमवर्क रह जाएगा कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चेम्सफोर्ड तक कर दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन से चेम्सफोर्ड तक। हाँ। ज्योग्राफी में था भारत की जलवायु और जलप्रपात, जलवायु और बताइएगा। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? वराही। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। कहाँ पे है? कर्नाटक में। सबसे ऊंचा भी यही है, 400। ओकर लंबाई है जो 255 है। 455 मीटर ऊंचा है, किसका? कुचिकल का, जो वराही नदी कर्नाटक में है। दूध सागर गोवा, मांडवी नदी पे, कौची पे? मांडवी नदी पे। इसकी लंबाई है 310। हाँ, माही नदी राजस्थान, मांडवी गोवा, मांडवी जुआरी गोवा। जोग या गरसोप्पा किस नदी पे? शरावती नदी पे। इसकी लंबाई 255 मीटर। 200। ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये भी इन्ना जलप्रपात नहीं, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे है। इन्ना जलप्रपात न मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। इसकी लंबाई है 183 मीटर। 183 मीटर। शिव समुद्रम सब फेमस है, किस नदी पे? कावेरी नदी पे। कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसकी लंबाई 190 मीटर। शिव समुद्रम के 90 मीटर इसकी लंबाई है, कावेरी। हाँ, खाली 90 नहीं, खाली 90। गोकक बताना है किस जलप्रपात नदी पे है? गोकक जलप्रपात, हाँ, नाम वही है, गोकक है, गोकके पे है। इसकी लंबाई है 55 मीटर। इसकी कितनी है? 55। पायकारा बताना है जलप्रपात। तमिलनाडु क्षेत्र में है, तमिलनाडु में है, नीलगिरी क्षेत्र में है पायकारा जलप्रपात। नीलगिरी क्षेत्र दिया हुआ, नाम नहीं दिया। अब बताइए। हाँ, तो बताइएगा चुलिया चंबल। चुलिया चंबल कल भी हुआ था ना। चुलिया चंबल नदी पे है, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। 18 मीटर है ऊंचाई। कितना मीटर? 18 मीटर। पुनासा चंबल पे। चुलिया और पुनासा चंबल। वो था 18 मीटर, ये है 12 मीटर। ये वो 18 मीटर हो, है 12 मीटर। रोहतास वाला ना, यहाँ पे हम लोग काकोलत वाला नवादा में है। चलिए, तो चुलिया और पुनासा पर जब चंबल नदी पे राजस्थान में, चुलिया के 18, पुनासा के 12। बताना है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पे है? हाँ, टोंस नदी पे। कौन सा? टोंस नदी। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे। ऐसे पूछ लेता उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दरोगा में, पश्चिमी चंपारण में। तो ये कभी फंस राजस्थान में शहर सबसे बड़ा जगह भी है पश्चिमी चंपारण ना। बिहार का सबसे बड़ा जिला है। कुछ गया कहाँ?
कोची के ई गोत इतना कोची के वन जीव बिहार में कुछ तो है ना कुछ वाल्मीकि वाल्मीकि तो पश्चिमी चंपारण में है। वहाँ है कुछ, अब गया में है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य मुझे लगता है गया में वो। सबसे बड़ा अथी जानवर अथी वहीं पे है टाइगर है ना। बिहार के बोलेगा कि सबसे ज़्यादा तो बड़ा तो जिला है चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, बिहार जलप्रपात 100 मीटर ऊंचा है। कितना है? 100 मीटर। सॉरी बिहार का नहीं है, ये है आपका यहाँ पे राजस्थान में। बिहार हाँ नहीं बिहार है, नाम है बिहार। हाँ टोंस नदी पे 100 राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। जैसे उदयपुर हो गया बिहार में, हाँ। बिहार चल गया राजस्थान में। तो बोलेगा बिहार जलप्रपात किस राज्य में? राजस्थान में। किस नदी पे? इसका मतलब है कि टोंस नदी भी बहती है कहाँ पे? राजस्थान में। टोंस, लूनी, माही, चंबल, ये सब कहाँ पे? बेतवा ना, बेतवा मध्य प्रदेश ही सबसे होगा। इंदिरा गांधी नहर भी राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात एगो एन्ना भी था, एन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदे नदी पे। एन्ना और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में। कौन सा नदी पे? नर्मदा नदी पे। कौन सा? नर्मदा नदी। बच गया लास्ट है हुंडरू जलप्रपात, झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे। हुंडरू जलप्रपात तो आप लोग नदी बोलिएगा। कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात नदी नाम बोला। हाँ बराही नदी पे। दूध सागर मांडवी नदी पे। जोग गरसोप्पा श्रावती नदी पे। येन्ना नर्मदा नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। गोकक पे ही है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी चुलिया और पुनासा चंबल नदी पे है। बिहार टोंस नदी पे है, राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा। तो जलप्रपात हम लोग खत्म हो गया। एक और थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। कर्नाटक राज्य में भार चुक्की और बालमोरी और होगेनकल जलप्रपात भी है। कौन कौन? होगेनकल, भार चुक्की, बालमोरी, ये तीनों कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन में है? कर्नाटक। अब किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। होगेनकल, भारमुरी और एक है बालमुरी और एक है भार चुक्की। भार चुक्की, बालमुरी और होगेनकल, ये तीनों जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी में। कहाँ पे? कर्नाटक में। इसके अलावा भी कर्नाटक में कौन कौन? एक है जोगे गरसप्पा, शिव समुद्रम, गोकक, ये तीनों। तो 3 6 गो नहीं, यहाँ पे वाला बोलते हैं इसको, चित्रकूट वाला के बोलते हैं। हाँ? अच्छा हाँ, तो उसको एक अच्छी के नाम से जाना जाता है। तो 6 गो जलप्रपात है कर्नाटक में। कितना? 6 गो। चलिए अब आते हैं जलवायु। जलवायु और मौसम में अंतर बताइए तो। मौसम में अंतर। मौसम में अंतर मतलब एक वर्ष का 12 वर्ष मौसम 3 महीना के तो बदलता है। सीजनली होता है। कंडीशन होता है। अब सुनो, मौसम प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति घंटा बदल सकता है। लेकिन जलवायु को जलवायु जो थोड़े समय के लिए लगभग 30 साल में उसका बदलाव होगा। अगर 30 साल के आसपास में अगर कोई बदलाव होता है हमारे पर्यावरण में, तो उसको बोलते हैं जलवायु। और प्रतिदिन धूपा, गर्मी, बरसात, ठंडा, ये सब जो हो गया कुछ हो गया मौसम। और जलवायु हो गया एक पूरा क्षेत्र का होता है। और मौसम थोड़े से समय के लिए, थोड़े से क्षेत्र के लिए भी हो सकता है। वेदर। चलिए अब चलिए, यानी जलवायु को बदलने में टाइम लगता है, मौसम पल-पल बदलता है। चलिए बताइएगा, भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत कब?
बीएसई की स्थापना कब हुआ था? बॉम्बे, हाँ। तब बीएसई जो भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ ना, तो याद रखिएगा 1875 में मौसम सेवा संबंधी भी शुरुआत हुआ था भारत में। कहाँ पे बनाया गया था इसका मुख्यालय? पहले बनाया गया था शिमला में। कहाँ पे? अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको बना दिया गया पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। तो 1875 में गठन हुआ था, शिमला में मुख्यालय बनाया गया, मगर 1875 प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा 1861 में ये लागू ले था हिमालय वाला का कनिंघम कॉलेज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना था। हाँ 61 में। चलिए आगे थे ना 61 63 हो सकता है, 63 हो ना, एक 61 होगा। एक 1826 में है, एक वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना 1826 में, 26 एक 24 में है। 1861 हाँ तो ठीक, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 1861 में। लंच कब में होते? लंच। चलिए, भारत में आने वाली शीतल हवा को कौन रोकता है भाई? हिमालय। उत्तर से कौन रोकता है? हिमालय। वही तो बचा गया तो हाथ पर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कितने कारक है मुख्य? 2 गो। कितना? 2 गो। कौन कौन? एक तो उत्तर से हिमालय और एक दक्षिण में हिंद महासागर, ऊपर और नीचे याद रखिए। बीच में हिंद महासागर कैसे रोकना है? जो नदी के किनारे होता है वहाँ पे ठंडक महसूस नहीं होती है, न गर्मी उतना महसूस होता है। एवरेज जो टेम्परेचर बना रहेगा ना, वो हमेशा 5 डिग्री के अंतर में वो हमेशा रहेगा। हाँ जैसे दिन में 25 ना तो रात के 20 चलेगा। देखो सालों तो एगो चादर ओढ़ के सोते हैं। हाँ बसंत ऋतु। चलिए कहते हैं मानसून पवनों द्वारा समय समय पर अपने दिशा बदल लेने के कारण भारत में कितने प्रकार के ऋतु? 4 गो। 3 3 6 गो नहीं, 4 गो करता। 6 कहाँ से सर? नहीं, क्या चीज दिशा पर मौसम 4 ही है। अरे इंग्लिश में हो जाता है 6 गो। कैसे 6 गो? कुछ एक ही पतझड़ है वाला जोड़ देता है। पतझड़ जोड़े नहीं। वसंत में ही आ जाता है। बढ़ जाता है। बसंत वही भरा। चलिए तब याद रखते हैं, पहला शीत ऋतु 15 कब? दिसंबर की नवंबर? नवंबर। 15 दिसंबर से 15 मार्च याद रखिएगा। शीत ऋतु की शुरुआत 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, 3 साल ना। 15 दिसंबर से 15 मार्च शीत ऋतु खत्म हो गया। उसके बाद आता है हम लोग ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। तो 15 मार्च से 3 साल जोड़ लीजिए, 3 महीना 3 महीना। हाँ, तब 15 मार्च से 15 जून तक 15 मार्च से कोची गर्मी। फिर उसके बाद 15 जून से 15 कहाँ तक? सितंबर तक 15 हाँ वर्षा ऋतु। बच गया जो शरद ऋतु, जो बसंत उसंत जो भी कहिए, शरद ऋतु। सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक। तो 4 में 15 दिसंबर से स्टार्ट करना है ठंडा से, और बढ़ाते चल जाना है। ठंडा, गर्मी, बरसात, शरद। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं उत्तर भारत में। लिखवाया वो किए हैं कि उत्तर भारत में मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसके कारण होता है? तो उत्तर भारत में क्या करा? पंजाब उजाब हरियाणा, पश्चिमी लौटती हुई नीचे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जो है ना एरिया, वहाँ पे लौटती अति शीत ऋतु में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसी कारण? विक्षोभ मतलब हवा चल आता है उधर से, को दूसरे देश से आता है वो सब। हाँ आ गए थे, हो गया। हाँ हाँ उन्हें होता होगा। इसे पश्चिमी विक्षोभ कहिए या जेट स्ट्रीम कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? ना, तमिलनाडु तरफ से लेकर राजस्थान में बोला जाता है, अच्छा नाम है। मावट कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं? तो जैसे उत्तर भारत में तो हो गया कि इस समय जो हो गया आपका कोची पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम, और उसी को नाम जानते हैं राजस्थान में किस नाम से? मावट। क्या कहते हैं? मावट। जाड़े के दिनों में
तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण वर्षा होता है? मानसून लौटती अब ये जो इसको कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून, जाड़े के दिशा में। तो कभी कभी पूछता है कि दक्षिण भारत के किस राज्य में लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है ठंडा में? तमिलनाडु में। कौन सा? लौटती मानसून। उसी को एक और नाम से जानते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। वैसे कोरोमंडल तट पे पड़ना होता है केरल से लास्ट में बेचारा के मिलता है आते समय। वो आते से। अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में तीव्र हवाएं चलने लगती हैं, जिसके साथ गरज के वर्षा होती है। गरज माने बादल गरज के साथ वर्षा होती है। इसको हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत को क्या कहते हैं इसको? तो नार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर। बंगाल में इसको क्या कहते हैं? बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर और बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से आते हैं। कर्नाटक में इसे नहीं, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम या कहवा वर्षा कहा जाता है, कॉफी वर्षा कर्नाटक में। चेरी ब्लॉसम हाँ, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम या इसी को एक अलग से कहते हैं कहवा वर्षा भी कहते हैं। और दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिण भारत में केरल में इसको नाम से जानते हैं आम्र वर्षा। केरल में आम्र वर्षा। तो शुरुआत कहाँ से? उत्तर भारत से, पश्चिमी भेट से। वहाँ पे फिर आ गया मावट कहते हैं राजस्थान में, फिर पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर कहते हैं, बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। उसके बाद पहुँच गए कहाँ पे? कर्नाटक में तो चेरी ब्लॉसम में या कहवा वर्षा। और दक्षिण भारत में जब केरल में पहुँच जाते हैं तो इसको बोलते हैं आम्र वर्षा, माने आम को फायदा पहुँचाता है। मैंगो सावर बोलिए या आम्र वर्षा कीजिए एक के बाद। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में ग्रीष्म से ऋतु में चलने वाली हवा, गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। हाँ, लू। क्या कहते हैं? लू। अब आते हैं आगे। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण? कितने? दक्षिण पश्चिम मानसून। कितना परसेंट? 80% से वर्षा होता है। कितना परसेंट होता है? तो भारत में ये 80% बारिश कौन कराता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून करवाता है। 15 जून वो पहले ही चलाता है, 8 से जून के आसपास में। लेट है कि वहीं से लेट आएगा तो इधर लेट पहुँचेगा। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति भारत के दक्षिणी पश्चिम मानसून को 2 भागों में बांटता है। क्या कहता है? जो आकृति नुकीला होता है ना, इसको 2 भागों में बांट देता है। एक हो गया अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल खाड़ी की शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक तरफ से अरब सागर से, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से। हाँ, सबसे पहले बारिश जो भारत में आता है वो किस शाखा से आता है? तो अरब सागर से। किससे? अरब सागर। तो जान ही रहे कि अरब सागर किधर है? केरल की तरफ, केरल तरफ। तो हाँ, जून के प्रथम सप्ताह में आता है और यह पश्चिमी घाट पर्वत में टकराकर केरल तट पे वर्षा कराती है, जिसे मानसून क्या कहते हैं? मानसून प्रफोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोस्ट, मानसून प्रफोस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं मानसून ब्रस्ट, मानसून ब्रस्ट। जो पहली बार जो बारिश होता है ना केरल में, उसको क्या कहते हैं? मानसून प्रफोस्ट। कब? 1 जून को। क्या? 1 जून को। हाँ, केरल में। गारो, खासी एवं जंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं होती हैं, जो दक्षिण पश्चिम में जो सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कराता है, कौन? दक्षिण पश्चिम वाला, जिसके कारण सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है?
मानसीराम। कौन सा पहाड़ी पर है मानसीराम? खासी पहाड़ी पे सबसे ज्यादा। कौन सा? खासी पहाड़ी पर। कौन सा पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पर। चलिए, इसमें कितना वर्षा होता है बताइए, कितना सेंटीमीटर? 1141 सेंटीमीटर। 1141। भारत का औसत वार्षिक वर्षा बताइए। 114 सेंटीमीटर। भारत का औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर। 114 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नापा जाता है। देखो नदी में जो लगा रहता है, नदी में वो जो तो इस तरह से रेन के देखो पाइप टाइप आता है, उसमें जितना पानी जमा हो जाएगा ना उतना सेंटीमीटर वर्षा होगा। उससे मापा जाता है। रेन गेज वर्षा में अपने मापा जाता है रेन गेज से। हाँ। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है किसके? बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 65% यही ले लेता है, और बाकी जो बचता है वो 35% बंगाल की खाड़ी। बंगाल की तो अरब सागर से आर्द्रता कितना आता है? 65%, और बंगाल की खाड़ी से 35%। जो ज़्यादा आर्द्रता लेके आएगा बारिश ज़्यादा करवाएगा। सीधा सीधा सिंपल बात है। आइसू में अरब सागर में उठाएगा नहीं, वो पूरा उधर पूरा एरिया में से उठा के लाता है, वो पूरा समझिए। अरे एल नीनो जो चलता है वो सब, ला नीनो सब, वो ला कोची है, ला नीनो ठंडा और एल नीनो गरम जलधारा। भूलाला नहीं बोला ठंडा ला चल। ठंडा ला गरम कौन मारता है? गरम अपवाद में मांगता है। चलिए आते हैं। आगे बढ़कर ये अरब मानसून जो है आगे बढ़कर सिंध नदी के डेल्टा के क्षेत्र में आगे बढ़ राजस्थान के मरुस्थल होते हुए सीधे पार कर जाता है। हल्का हाँ वर्षा नहीं होता राजस्थान। कारण है ना कि जैसे इसे जा रहा है ना तो यही सिधवा में कोची है? पहाड़ है। अगर ऐसे रहता तब ना रुकता, जैसे जा रहा है वही सिधवा में मिल जाता पहाड़, तो सीधा निकल जाता चिरैत। जैसे खाट में पर्वत है, या रहा है जैसे इसे निकल जा रहा है, ऐसे रहता था ना, ऐसे आता टकरा मतलब वही हो गया। चलिए आगे हम लोग। मेघालय ना, हाँ गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ से आता है, यहीं में टकरा दीजिए। चलिए आगे हैं। मानसून के अनुसार वार्षिक वर्षा का 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। कितने भागों में? 4। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून का समय बताना है। जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक। परवर्ती मानसून का अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दक्षिण पश्चिम मानसून जानी थे शुरुआत कब से होता है? जून में। कहाँ खत्म कब हो जाएगा? सितंबर में। उसके बाद सितंबर के बाद 15 सितंबर तो ऐसे ही हो जाता है, तो अगला बार बढ़ जाना कोची में अक्टूबर से दिसंबर तक। कौन सा? पूर्ववर्ती मानसून। उसके बाद बचता है पूर्व मानसून। पूर्ववर्ती, ये पूर्ववर्ती जो भी कहिए। पूर्व मानसून काल है मार्च से मई। मार्च से जो भारत में 10% वर्षा कराता है, कुछ 10%। अच्छा, कभी-कभी होलिया खड़े हुआ तो हमने मतलब कि ठंडा का और सबसे कम वर्षा होता है ठंडा में 2.5% के आसपास। कितना? तो 73, 13, 10 और 2.5। याद रखिए 77, उसके बाद 73, 13, 10 और 2.5 है। 73, हाँ 13, 10, 2.5। तो दक्षिण पश्चिम से 77%, 73%, वही 73, 13 हो गया पूर्ववर्ती मानसून से। हाँ, और उसके बाद बच गया कोची? पूर्व मानसून 10%, और जो बचा लास्ट वाला तो 2.5%। 73, 13, 10, 2.5। बताइए तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत में किसके कारण जो है वर्षा होता है? पूर्वी घाट क्वेश्चन पूछता है किसके उपस्थिति के कारण वहाँ वर्षा होता है? पूर्वी घाट वृष्टि छाया के कारण। वृष्टि छाया, पहाड़ी होता है, पहाड़िया पर टकराता है, इसी कारण वहाँ पे वर्षा होता है। तो ऐसे ही पूछबे करता है किसके कारण। तो आंसर में ऑप्शन में रहा वृष्टि छाया उपस्थिति। अच्छा, नहीं एगो पूछता क्या, वृष्टि छाया में कौन-कौन सा राज्य आते हैं? चाहे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा तो ध्यान में नहीं है हमारा, हो सकता है मैं ध्यान में नहीं है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु में ठंडा में तो अभी हो गया उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है। एल नीनो और ला नीनो तो बता ही दिए कि एल नीनो हो गया गर्म और ला नीनो ठंडा।
कह रहा कि एल नीनो हर 5 या 10 साल पे आता है। जो एल नीनो जो है वो क्या आता है, हर 5 या 10 साल में आता है। और जब आता है तो सूखा और बाढ़ और मौसम सही एकदम चरम अवस्था पे रहता है। या तो सूखा कर देगा या तो बाढ़ लेके चलेगा, कोई ना कुछ कर ही देगा। हाँ आए 5 या 10 साल पे आता है। हीट वेव था ना, कितना साल के बाद रहा है? 24 साल पे आया था कि 28 साल पे, वही से सबसे करके आया। ज्यादा हीट आया तो गर्मी बढ़ रही है। और एल नीनो जो है ना, कहता है ना कि क्वेश्चन शायद तुम लोग सुन रहे हैं कि ना पता, बोलता है कौन सा जलधारा से बालक जैसे रोने की आवाज आता है। एल नीनो क्या है, एल नीनो। उस समय बताए भी थे कि बालक जैसे रोने की आवाज किसे आता है, क्वेश्चन पूछा हो गया। तो एल नीनो से, एल मतलब एल नीनो मतलब गरम से, एल नीनो मतलब है गरम से। गर्म होगा तो बर्षा होबे करेगा गर्मी में। चलिए कल हम लोग का रह जाएगा कोची, भारत की मिट्टी, भारत के मिट्टी। और कृषि भी न लंबा हो जाएगा, कृषि बहुत लंबा हो जाएगा। मगर ये याद रखिएगा, ये जो अथी वाला में है ना, 2 याद कर लीजिएगा। कल्चर ये जो है ना, एपी कल्चर, सिल्वी कल्चर वाला, आ एगो हर क्रांति वाला, 2 विविध में था पुस्तक ना। चलिए बताइएगा, हो गया। बताइएगा एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, इसको बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। BS नॉयपॉल, BS नॉयपॉल, एरिया ऑफ डार्कनेस, भारतीय भारतीय लेखक, भारतीय बुक और उसके लेखक 2856 को था तो 28 को दिए थे। एरिया ऑफ डार्कनेस, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नयनतारा सहगल, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल, नयनतारा। यामा सब जानते होंगे, महादेवी वर्मा, यामा। अब मिला था इसी के लिए ना इनको अथी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ का अथी ये वाला साहित्य वाला, साहित्य कौन? और ये वाला अभी जो लिखो लो, जो कौन वाला वो ज्ञानपीठ से है, ठीक है वो ज्ञानपीठ है। हाँ अब बताइएगा कि अनामिका, ठीक है वो शुक्रकांत नहीं है, सूर्यकांत, सूर्यकांत हाँ। अनामिका और परिमल जो है पुस्तक के लेखक है सूर्यकांत निर्मला त्रिपाठी, पूरा नाम है त्रिपाठी निराला, हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइएगा एसेज ऑन गीता, एक और है वो बोल देंगे तो नाम याद आ जाएगा। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन है ना, एगो अथी है डिवाइन लाइफ है, नहीं डिवाइन कॉमेडी है दांते, डिवाइन कॉमेडी दांते, डिवाइन लाइफ शिवानंद और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन कॉमेडी दांते, डिवाइन लाइफ शिवानंद, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। आंसू, हाँ आंसू, लहर आ कामयानी, हाँ जयशंकर शंकर प्रसाद, कामयानी, आंसू और लहर तीनों का जी है जयशंकर प्रसाद। इंटरनल इंडिया, ठीक है इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, भगवत गीता महाभारत सब जानी था। शाखाराम बाइंडर, पिछला बार हाँ विजय तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी लिखा था यही तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जो जीवनी है ना, पिछला बार महात्मा गांधी के जितना मतलब जीवन, ना वो अलग है। पिछला बार हम लोग दरोगा के एग्जाम दे रहे थे ना, मेंस वाला हम मेंस वाला में दे रहे थे ना, तो ये दे रहे थे क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के जो जीवनी है पुस्तक है उसको किसने लिखा था। 2 में फंसे, हाँ तेंदुलकर था, चलिएगा तो ना सखा ये नहीं है, ई किताबा नहीं, ऊपर किताबा का नंबर नहीं याद है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, हाँ खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वीमेन, खुशवंत सिंह के सब के नाम बोल नहीं देते हैं, कि एगो थोड़ी है। इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, खाली नाम है दिल्ली, दिल्ली
ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान। सुशांत सिंह। हाँ वो एगो 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 है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, एगो है हाँ ए ट्रेन टू पाकिस्तान है वो। एगो ट्रेन टू पाकिस्तान है, ट्रेन टू इंडिया। ना ये ट्रेन टू पाकिस्तान, में खाली ट्रेन टू है करा है, बोला का नाम याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो याद रखिए कि खुशवंत सिंह के कोची कोची इंडिया, इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान। वही इंग्लिश है सब। हाँ सब इंग्लिश में। भारत भारती तो सब जानी था, हाँ मैथिली संग मैथिली शरण गुप्त। डेट ऑफ ए सिटी, डेट ऑफ सिटी। अगला नंबर बोलबो तो कागज ते कैनवास, ये है तो अमृता प्रीतम। हाँ एक लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें, हाँ कागज थे कैनवास के लिए। 49 डेज, 49 डेज, हाँ अमृता प्रीतम। डेट ऑफ सिटीज कागज दे कैनवास और 49 डेज। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बताइए प्लेस है फेमस तो सबसे ज़्यादा गीतांजलि है, बहुत सारा है। गीतांजलि हो गया, चित्रगांधा हो गया, विसर्जन हो गया, गार्डनर हो गया, गोरा हो गया, चंडालिका हो गया, द कोर्ट ऑफ डांसर हो गया, फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर हो गया 3 एकांकी नाटक हो गया। ये सब किसका तो पूछल है, याद रखिए गीतांजलि पूछल है, चंडालिका पूछल है, गोरा पूछा हुआ है, फिर अथी वाला गार्डन, हाँ गार्डन पूछा हुआ है, विसर्जन पूछा हुआ, ये सब पूछल है। तो ये समझिए कि लमसम से याद रखिएगा तो घिंचा जाएगा। तो चित्रगांधा रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, द कोर्ट ऑफ डांसर रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसका रविन्द्रनाथ टैगोर के। अब बताइएगा ये पैसेज टू इंडिया, नीरज एम फोस्टर। हम समझे था लिखिए तो बोलबा दूसरा एम फोस्टर है। एम फोस्टर है। ये पैसेज टू इंडिया, इंडिया वाला याद रखिए कि इंग्लैंड वाला लिखा है, और इंग्लैंड वाला के लिखा है भारतीय। ये पैसेज टू इंग्लैंड है ना, तो नीरज सिंह चौधरी, नीरज सिंह चौधरी, दोनों में अंतर याद रखिए। हिया वाला हुआ, हुआ वाला हिया, हाँ एम फोस्टर, हाँ। तो हिंदुइज्म में नीरज सिंह चौधरी, हिंदुइज्म में नीरज सिंह चौधरी, पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी, ऑटोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन नीरज सिंह, कल्चर इन द वैनिटी वैन, पूछा भाई क्वेश्चन, कल्चर इन द वैनिटी वैन, कल्चर इन द वैनिटी वैन नीरज सिंह चौधरी, हिंदुइज्म में नीरज सिंह चौधरी, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एनोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी। इसके बाद तो नीति शतक, ठीक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, दोनों याद है, शतक से दोनों, भर्ती हरि, हाँ। और एक बार वैरण्य शतक, शतक में तीनों आ गया था, भर्तृहरि, भर्तृ हाँ हरि, भर्तृहरि, शतक में तीनों आ गया, क्यों चाहिए, हाँ कोची कोची है, तो नीति हो गया, श्रृंगार हो गया, वैरण्य हो गया, तीनों में शतक है, नीति वैरण्य और श्रृंगार, नीति वैरण्य और श्रृंगार। हुमायूं नामा सब जानते हैं, गुलबंद बेगम, हाँ। साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास, सूरसागर भी सूरदास, साहित्य लहरी और सूरसागर, शाहनामा फिरदौसी, अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश, कादम्बरी तो सब जानी था, बाणभट्ट, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, 10 कुमार चरित्र तो सब नहीं था, डांडी, 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी, यही है, 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी, डांडी। और डांडी किसके दरबार में रहता था, नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय रहता था। ये कांची के क्लास मंदिरवा का,
चलिए कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री पिलनी, नेचुरल हिस्ट्री पिलनी, दया भाग ना जीमूत वाहन, दया भाग जीमूत वाहन, दया भाग जीमूत वाहन। कामसूत्र सब जानी था, हाँ कामसूत्र वात्स्यायन, मृच्छकटिकम माइटो खिलाना था सब जानते हैं, शूद्रक, प्रेम वाटिका, रसखान, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, हाँ और हाँ रसखान प्रेम वाटिका के ये तो इसमें एगो आती है रसखान के किताब के एगो लिखा से पहले मृच्छकटिकम शूद्रक, वैसे पहले का कामसूत्र वात्स्यायन, दया भाग जीवित वाहन, कौन यही दया भाग वाला हो सका। चलिए हाँ जीवित वाहन। चलिए तो कल भारत वाला जितना भी है ना, कल भारत वाला पूरा रिपीट भी करेंगे, कल हो जाएगा 56। हाँ 28 का था, 28 दूनी 56 गो। कल विविध में पूरा हिंदी भारतीय के कहानी खत्म। कितना बंद करना चार 499 से था ना। चलिए समानता का अधिकार सब जानी था कि किस अनुच्छेद में है, 14। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा, वही किनारा कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। 12 से 35 मौलिक अधिकार। और कि बताना है कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध है, 18। कौन सा 18, कौन सा अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध है, 18। कुछ इसमें होगा, जैसे किसी उपाधि लेना उपाधि देना थी तो अलग बात है, मगर उसमें कुछ होगा, ध्यान में नहीं है, ये डिटेल में नहीं दिया। छुआछूत उपाधि का अंत लेना और देना, उपाधि जैसे कैसे भी है विदेश का तो कोई उपाधि लेना है, हाँ बिना उसे कहले पर सैनिक शिक्षा में वो लगाने के लिए है कि आप नहीं लगा सकते हैं, सैनिक अपना लगा सकता है। जैसे उसमें कैसे कर्नल जनरल हम लोग नहीं लगा सकते हैं, भारत रत्न वाला लेके हम लोग में कोई भी अपने भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं। ये सब दो चीज़ में छोड़ के बाकी सब लगा सकते हैं। जैसे हाँ साइन बोर्ड में 123 जानते हैं, 123 राष्ट्रपति अध्यादेश, राज्यपाल, इसी को बस खाली दुआ आगे निकाल के बाहर कर दीजिएगा तो 213। 124 है सर्वोच्च न्यायालय, उसमें एक बाहर निकाल दीजिएगा दूर तो 214 उच्च न्यायालय। क्षमादान बताइएगा ऐसे 72 राष्ट्रपति, और 89 जोड़ दिएगा तो 161 हो जाएगा राज्यपाल। 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान और 161 में है आपका 200 से पहले जो रहेगा ना उसको मैं खाली 89 जोड़ के बढ़ा देंगे तो उसके बराबर। जैसे प्रधानमंत्री है तब मुख्यमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल बन जाएगा। 200 से ज़्यादा है तो 90 जोड़ना पड़ेगा। कुछ में अपवाद में है, नहीं तो आपका 80% आपको ये मैनेज हो जाता है। माने 200 से पहले अगर कोई अनुच्छेद है ना, मान लीजिए राष्ट्रपति से संबंधित है, आप वही वाला हु बहु 89 जोड़ दीजिएगा ना तो राज्यपाल का बन जाएगा 89 जोड़ के। अगर 200 से ज़्यादा है तो 90 जोड़ के चलिएगा। तो संचित निधि बताइएगा 266 का 1, 266 का 1। लोक सेवा निधि, लोक लेखा निधि नहीं, वो तो आकस्मिक निधि है। हाँ 266 के 2 में लोक लेखा निधि, 266 के 2, 266 के आकस्मिक निधि 267, आकस्मिक निधि 267। लोसांग उत्सव, लोसांग पूरी तो जानते हैं, पूरी महोत्सव। हाँ बताइए कि ग्रीनविच समय जो से साथ साथ जो समय जो देशांतर का जो समय को मापते हैं किस यंत्र द्वारा मापते हैं? ठीक है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से किसे मापते हैं? समय। मतलब देशांतर के जो बीच में 4 मिनट का अंतर होता है ना उसको क्रोनोमीटर। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन कौन किया था? रामानुजाचार्य।
आना सिक्के की शुरुआत शाहजहां। हाँ। चित्रकला का जनक जहांगीर, इसको या स्वर्ण काल कहा जाता है। जियाटो ना है, जियाटो दूसरा है, वो अथी में चल जाए आधुनिक भारत में जब ना तभी मुगल काल में ये सब चित्रकला का जनक लगे ओकरे कहा जाता है, बढ़ावा एकरा में होता है। एकरो से पहले जो जियाटो है, जियाटो तो एक बाद में लियोनार्डो दा विंची की घटना कब का है? 1800 के बाद की घटना है। लियोनार्डो दा विंची ना हाँ 800 के बाद है। चलिए करते हैं। उल्टा लिख देला है। जनक खाली वो हो जाता है, ऐसे जो बढ़ावा थे सब है ना। अच्छा देख लेंगे, ईस्विया से पता चल जाएगा। बताइए कि अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी